बहुत समय पहले की बात है। घने और रहस्यमय जंगलों के किनारे बसा था सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और सुबह शाम जंगल की सन्नाटा भरी आवाजें, यही सोनपुर की पहचान थी। इस गांव के ज्यादातर लोग जंगल से लकड़ी काटकर ही अपना जीवन चलाते थे। उन्हीं लोगों में थे माधव और रमेश, दो जिगरी दोस्त। बचपन से साथ पले बढ़े, साथ खेले, साथ ही जंगल गए। लेकिन कहते हैं ना, साथ बड़े होने से सोच एक जैसी हो जाए, ये जरूरी नहीं। माधव था शांत, समझदार और दिल का बहुत साफ। दूसरों की मदद करना उसकी आदत थी। वहीं रमेश मेहनती तो था, लेकिन उसके मन में हर वक्त एक ही सपना पलता रहता था, किसी तरह जल्दी अमीर बन जाऊं। इसी सोनपुर गांव में रहता था एक साहूकार, धनराज। नाम धन का था, पर दिल में लालच भरा था। वो गांव वालों से लकड़ी बहुत सस्ते दामों में खरीदता और शहर में वही लकड़ी ऊंचे दामों पर बेच देता। गांव वाले मजबूर थे। कम पैसों में गुजारा करना उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। उधर ठंड का मौसम पूरे जोरों पर था। रातें लंबी और हवाएं हड्डियां जमा देने वाली थी। एक शाम मिट्टी के छोटे से घर में बैठी सावित्री, माधव की पत्नी, आग के पास हाथ सेकते हुए धीरे से बोली, आज भी आप लकड़ी काटने नहीं गए? देखिए, आज मौसम कितना साफ है, रोज की तरह कोहरा भी नहीं लगा। अगर आज भी आप जंगल नहीं गए तो हम भूखे मर जाएंगे। माधव ने सावित्री की आंखों में झलकती बेबसी देखी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं जल्द ही मुन्नी की स्कूल की फीस जमा कर दूंगा और आज ही उसके लिए नया स्वेटर लेकर आऊंगा। लेकिन सावित्री का मन अभी भी बेचैन था। उसने धीमी आवाज में एक और सच्चाई रख दी। धनराज सेठ की उधारी भी अभी बाकी है। कल मैं उसके पास राशन लेने गई थी, उसने साफ मना कर दिया। बोला, पैसे नहीं तो राशन नहीं। माधव ने गहरी सांस ली। हालात कठिन थे, लेकिन उसके हौसले अब भी जिंदा थे। सेठ की उधारी भी चुका देंगे। आज मैं बैलगाड़ी लेकर जंगल जाऊंगा और ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाऊंगा। ज्यादा लकड़ी काटने से क्या होगा? बेचनी तो हमें धनराज सेठ को ही है। वो तो वैसे भी बहुत कम दाम देता है। उसे बेचने पर हमारी उधारी भी पूरी नहीं हो पाएगी। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। फिर माधव की आंखों में एक नया निश्चय चमका। तो इस बार लकड़ियां शहर में बेचने ले जाऊंगा। हो सकता है आने में देर हो जाए, लेकिन इस बार मेहनत का पूरा दाम जरूर मिलेगा। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसे क्या पता था कि आज माधव का ये फैसला उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देने वाला था। माधव ने भोर की धूप में अपनी बैलगाड़ी निकाली, रस्सियां कसी, पहियों को देखा और बैलों के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। आज उसके मन में डर कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। घर की चौखट पार करते ही वह सीधे रमेश के घर की ओर चल पड़ा। उस वक्त रमेश आंगन में खड़ा अपनी गाय को चारा खिला रहा था। जैसे ही उसने बैलगाड़ी देखी, चौंक कर बोला, अरे माधव भाई, आज बैलगाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? चलो रमेश भाई, आज जंगल चलते हैं। लकड़ी काटने का दिन अच्छा है। बहुत दिनों बाद मौसम साफ हुआ है। देखो, धूप भी निकल आई है। रमेश ने आसमान की ओर देखा और सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतने दिनों से मौसम खराब था। मैं भी सोच ही रहा था कि आज जंगल जाया जाए, लेकिन बैलगाड़ी ले जाने की क्या जरूरत है? माधव की आवाज में थकान और मजबूरी दोनों झलक रही थी। बैलगाड़ी से ज्यादा लकड़ियां ला सकता हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। बहुत दिनों से घर में एक पैसा नहीं आया। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मुन्नी की स्कूल की फीस भी अभी तक नहीं भरी है। रमेश का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं है। पैसों की तंगी मुझे भी खाए जा रही है। धनराज के कुछ पैसे मुझे भी चुकाने हैं। रोज आकर तंग करता है। लेकिन सोचो,
अगर हम इतनी सूखी लकड़ियां काटेंगे तो काटेंगे कहां से? अब इस मौसम में जंगल में सूखी लकड़ी बहुत कम रह गई है। पूरा गांव उसी जंगल पर निर्भर है। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इसलिए आज हम जंगल के उस हिस्से में लकड़ी काटेंगे जहां से गांव का कोई आदमी लकड़ी नहीं काटता। यह सुनते ही रमेश घबरा गया। ये क्या कह रहे हो माधव? तुम जानते भी हो उस हिस्से में कितना खतरा है। वहां शेर, चीते, भालू, न जाने कितने खूंखार जानवर रहते हैं। आज तक गांव के किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जा सके। माधव की आंखों में डर की जगह अब सिर्फ हिम्मत थी। मुझे अपने परिवार के लिए ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। हम वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। जल्दी जल्दी लकड़ियां काटेंगे और लौट आएंगे और उन लकड़ियों को शहर में बेचेंगे, जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। रमेश चुप हो गया। उसके मन में डर भी था और लालच भी। उसे क्या पता था कि यह फैसला उन्हें ऐसे जंगल की ओर ले जा रहा है जहां सिर्फ जानवर ही नहीं, किस्मत भी घात लगाए बैठी थी। दोनों दोस्त माधव और रमेश मन में डर समेटे जंगल की ओर निकल पड़े। बाहर से भले ही वे मजबूत दिख रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन जाने आज जंगल में किस जंगली जानवर से सामना हो जाए। एक दूसरे की हिम्मत बनते हुए वे जंगल के भीतर पहुंचे। जंगल के बाहर ही उन्होंने बैलगाड़ी रोक दी। बैलों को पेड़ से बांधकर चारा डाला और फिर उस रास्ते पर चल पड़े जो जंगल का सबसे घना और खतरनाक हिस्सा माना जाता था। चारों ओर सन्नाटा था। ऊंचे पेड़, उलझी बेलें और पत्तों की सरसराहट। दोनों बड़ी सावधानी से आगे बढ़े और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद रमेश थककर बैठ गया। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, लेकिन माधव चुपचाप लकड़ियां काटता रहा। उसके हाथ थक रहे थे, मगर मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर आज थक गया तो मुन्नी की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा। अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक भयानक आवाज गूंजी। तुमने कुछ सुना? तुमने कुछ सुना माधव भाई? हाँ, मैंने भी सुना। अगले ही पल दोनों समझ गए, ये आवाज शेर की थी। डर के मारे दोनों अपनी जान बचाकर भाग पड़े। भागते भागते उन्हें जंगल के भीतर एक गुफा दिखाई दी। बिना कुछ सोचे दोनों उसी गुफा में घुस गए और सांस रोके शेर के चले जाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जंगल फिर शांत हो गया। तभी गुफा के अंदर उनकी नजर पड़ी और दोनों चौंक गए। गुफा के भीतर एक दरवाजा था। अरे माधव भाई, तुमने कुछ अजीब नोटिस किया? इस घने जंगल में ये गुफा और इस गुफा में ये दरवाजा। कहीं इस गुफा में खजाना तो नहीं? हमें इसे खोलना चाहिए। माधव ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, तुम अब भी सपनों में जी रहे हो रमेश। खजाना? और इस जंगल में? यहाँ कौन खजाना छुपाएगा? हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। शेर भी जा चुका है, दिन ढल रहा है, शाम होने वाली है। अब हमें निकलना चाहिए। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा दिल कहता है ये गुफा साधारण नहीं है। इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। आखिरकार दोनों उसी जगह लौट आए जहां वे लकड़ियां काट रहे थे। कटी हुई लकड़ियां इकट्ठा की, बैलगाड़ी पर लादी और चुपचाप अपने गांव की ओर चल पड़े। शाम का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। जब माधव घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी सावित्री घर के बाहर चुपचाप उदास बैठी हुई थी। उसकी आंखें जैसे किसी अनहोनी की आशंका जता रही थीं और माधव के दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या आज सच में सब ठीक है या कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं सेठ के यहाँ राशन लेने गई थी। उसने हमें राशन देने से मना कर दिया। बोला पैसे लेकर आओ, ये कोई आश्रम नहीं है। मुन्नी दिन भर से भूखी है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। तुम तो आज लकड़ियां शहर ले जाकर बेचने वाले थे। हाँ, आज मैं लकड़ी बेचने शहर ही जाने वाला था।
लेकिन आज जब मैं जंगल गया, कुछ ऐसा हो गया जिससे देर हो गई। मैं जानती थी तुम्हें जंगल के उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए था। हाँ, अब से मैं यह ध्यान रखूंगा। अभी मैं लकड़ियां धनराज सेठ को बेच देता हूँ और राशन व कुछ पैसे लेकर आता हूँ। ये कहकर माधव सीधे धनराज सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने लकड़ियां देखी, दाम लगाया और बिना आंख उठाए बोला, तुम्हारी लकड़ियों के पैसे में से तुम्हारी उधारी काट ली है, अब जाओ यहाँ से। सेठ जी, थोड़ा सा राशन दे दीजिए, घर में बच्चे भूखे हैं। आज कोई राशन नहीं मिलेगा, तुम लोग कभी समय पर पैसा नहीं देते। इतना कहकर वो माधव को जलील करने लगा, खड़ी खोटी सुनाने लगा। धीरे धीरे ये तमाशा देख गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। गांव वालों को देखते ही धनराज की चालाकी जाग गई। उसने तुरंत अपना रंग बदला, थोड़ा राशन दिया और ऊंची आवाज में बोला, अरे माधव, मैं तो तुम्हें समझा रहा था, अगर तुम ऐसे ही उधार लेते रहोगे तो कभी उधारी चुका नहीं पाओगे, हमेशा कर्ज में ही डूबे रहोगे। सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा करके सेठ अंदर चला गया। माधव चुपचाप राशन लेकर घर लौट आया। घर में खाना बना, मुन्नी ने भर पेट खाना खाया। थकी हुई सावित्री भी सो गई, लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी। वो छप्पर की ओर ताकता रहा और उसके कानों में बार बार रमेश के शब्द गूंजने लगे। ये गुफा साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास जरूर है। माधव के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में उसकी तकदीर उस गुफा से जुड़ी हुई है? जंगल, गुफा और वो रहस्यमयी दरवाजा अब उसे सोने नहीं दे रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधव उठ गया, जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना देर किए रमेश के घर की ओर चल पड़ा। आज उसके मन में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। दोनों दोस्त साथ साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल पहुंचते ही उन्होंने बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखा और फिर उसी रहस्यमयी गुफा में जाने का फैसला कर लिया। गुफा के भीतर पहुंचकर दोनों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी माधव की नजर पास ही रखे एक पुराने गमले पर पड़ी। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, मगर धूल और काई जमी होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। माधव ने गमले को हाथ से रगड़ा ही था कि अचानक तेज रोशनी हुई और धुएं के बीच से एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न की भारी आवाज गुफा में गूंज उठी। अगर चाहते हो कि ये दरवाजा खुले तो मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर 1 मिनट के अंदर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पूछो, जल्दी पूछो, मैं जवाब दूंगा। क्या कह रहे हो रमेश भाई? लालच मत करो, अगर जवाब नहीं दे पाए तो जान चली जाएगी। तुम चिंता मत करो, इससे अच्छा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। जिन ने पहला सवाल पूछा। मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाती है उतनी ही बड़ी होती जाती है? गड्ढा। जैसे जैसे हम खोदते हैं गड्ढा बड़ा होता जाता है। सही जवाब। फिर दूसरा सवाल, दिन में सोता है, रात में जागता है, बताओ वो क्या है? उल्लू। उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है। सही जवाब। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, वो क्या है जिसके पास पंख नहीं है फिर भी वो उड़ता है? अब रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। समय तेजी से बीत रहा था, पसीना टपकने लगा। तभी माधव ने खुद को शांत किया, गहरी सांस ली और बोला, गुब्बारा। गुब्बारे के पंख नहीं होते फिर भी वह उड़ता है। सही जवाब। अब तुम इस गुफा के भीतर जा सकते हो। दरवाजा खुल गया। दोनों अंदर गए तो देखा पूरी गुफा खाली थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले और सन्नाटा। आगे बढ़ते हुए माधव की नजर एक घड़े पर पड़ी। दीवार पर लिखा था, यह जादुई पानी है, इसे पीने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हर घाव भर जाता है।
दोनों घड़ा उठाकर बाहर आ गए। पूरा दिन खराब हो गया। मिला तो बस पानी। मैं तो खजाने की उम्मीद कर रहा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। खजाना ना सही, पर यह पानी किसी के काम आ सकता है। अब चलो, आज लकड़ियां भी नहीं कटी। दोनों गांव पहुंचे तो देखा चौपाल पर भारी भीड़ लगी थी। पता चला कि धनराज सेठ के बेटे को सांप ने काट लिया है। वैद्य ने साफ कह दिया था, सांप बहुत जहरीला है, बचना नामुमकिन है। रमेश की आंखों में चमक आ गई। ये सुनहरा मौका है। इस जादुई पानी को बेच दें। धनराज हमें मुंह मांगी कीमत देगा। नहीं रमेश, हमें लालच नहीं करना चाहिए। वह चाहे जैसा भी हो, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। दोनों सीधे धनराज के घर पहुंचे, सारी बात बताई। माधव ने जादुई पानी उसके बेटे को पिला दिया और देखते ही देखते धनराज का बेटा पूरी तरह ठीक होकर खड़ा हो गया। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? माधव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सेठ जी, इंसान ही इंसान के काम आता है। धनराज का हृदय पश्चाताप से भर गया। उसमें दोनों की सारी उधारी माफ कर दी। पूरा गांव माधव और रमेश की तारीफ करने लगा और दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौट आए।